प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 14 वाक्य। ठीक है, वर्ण विचार, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए विस्तार से जानें इस पाठ में। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बंदर केला खा रहा है, हम सब भारतवासी हैं। ऊपर दी प्रत्येक पंक्ति के शब्द पद मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति के शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। शब्दों का ऐसा अर्थपूर्ण समूह ही वाक्य होता है। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, दो औरतें बातें कर रही थी, मान्या ने गीत सुनाया। तो इन वाक्य में औरतों तथा मान्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस प्रकार वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चा के विषय में रो रहा है तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। तो ये विधेय है। तो जो वो उद्देश्य वो कर रहा है ना, ठीक है, कहानी लिख रहा है, रो रहा है, ये विधेय है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। उद्देश्य का विस्तार। एक सुंदर लड़की हंस रही है, नटखट बंदर पेड़ पर कूद रहा है। ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, ये भी उद्देश्य का विस्तार हो गया। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए नटखट शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार। सुमित सड़क पर भाग रहा है, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। ये विधेय का विस्तार है, ये भी विधेय का विस्तार है। कभी विधेय अकेला है तो कभी क्रिया विशेषण कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है। यही विधेय का विस्तार है। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहते हैं, मतलब जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। निखिल खिलौने बनाता है, उद्देश्य विधेय। नैना कहानी लिख रही है, उद्देश्य विधेय। संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। उपयुक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य पर तथा और समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। पर तथा और समुच्चय बोधक शब्द हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना, तो गुरु ने आज्ञा दी ये प्रधान उपवाक्य है। क्या आज्ञा दी उन्होंने? कि सदा सत्य बोलूं, तो ये इस पर आश्रित है। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत बीमार है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में गुरु ने आज्ञा दी तथा मिहिर विद्यालय नहीं जा सका। प्रधान उपवाक्य है जो क्रमशः है सदा सत्य बोलना तथा वह बहुत बीमार है, आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। अतः ये मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और
विस्मयवाचक। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे हम। सबसे पहले विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी के बारे में कुछ विधान किया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम पिकनिक पर जाएं। निषेधवाचक। निषेध सीधा सीधा समझ में आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में क्रिया का निषेध किया जाता है या मना किया जाता है उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम कल आओगे, इस तरह से जो प्रश्न पूछते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है या अनुरोध किया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहां मत बैठो। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संभावना या संदेह किया जाए वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज मोहन न आए। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर आधारित हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव व्यक्त किया जाए उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो। विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, प्रसन्नता, दुख, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम्हें कैसे पता चला, आश्चर्य है, ओ कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ शोक। अब हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। रचना की दृष्टि के। रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन न हो जाए। आइए कुछ उदाहरण देखें। सरल। मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है। संयुक्त। मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है। मिश्र। मेरी बहन के पास जो कार है वो सुंदर है। ठीक है। अब है सरल। ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। संयुक्त। ममता बाजार जा रही है और वो मिठाई खरीदेगी। मिश्र। ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। विनय ने पत्र लिखा, विनय पत्र नहीं लिखेगा, क्या विनय पत्र लिखेगा? अब ये 3 तरह के वाक्य हैं। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। तो एक वाक्य को हम कई तरह से बना सकते हैं। विनय पत्र लिखो, अरे विनय ने पत्र लिख लिया, विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा, यानी ये आज्ञावाचक हो गया, ये विस्मयादिवाचक, ये संकेतवाचक हो गया। अब शायद विनय पत्र लिखेगा और विनय को पत्र लिखना चाहिए, ये संदेहवाचक और ये इच्छावाचक। अब एक ही वाक्य को सभी तरह से लिखकर यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।